नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का ये नव वर्ष सबको जो है एक नई उम्मीद के साथ मिले और सब लोगों के लिए ये नव वर्ष पूरी तरीके से जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर जो है पूरी की पूरी उपलब्धियां मिले। चलिए बढ़ते हैं। हमारे 2 जनवरी है आज की डेट और 2 जनवरी के इम्पोर्टेंट हमारे जो आर्टिकल्स बनते हैं अब हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हम लोगों के क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वीरशैव एंड वोकलिंगा। सुना होगा आप लोगों ने नाम जरूर, पर क्या है बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि एग्जैक्टली है क्या चीज। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया और नेपाल के संबंध। इंडिया नेपाल के संबंधों में भी क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगी मैं। इंडिया और छोटे छोटे से जो आइलैंड्स बने हुए हैं इंडियन ओशन में उसके बारे में। एक ग्लास रिपोर्ट आई है, बिहार में फ्लड्स और कोरल रीफ्स। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वीरशैव एंड वोकलिंगा। देखिए वीरशैव एंड वोकलिंगा जो है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि शैविज्म को मानते हैं। ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने वीरशैवी और वोकलिंगा लोगों के लिए ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का सोचा है, आरक्षण देने का फैसला किया है। तो ये वीर शैविज्म कौन है? जो एक बसावा पर्सन है। ठीक है, विश्वेश्वरा भी कहते हैं इनको, बसावा भी कहते हैं इनको। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने इनको यहाँ पर इसको स्टार्ट करा है। ठीक है, ये वीर शैविज्म का जो जो प्रोजेक्ट आया है, मतलब ये जो टर्म निकल के आई है वो इसी वजह से निकल के आई है। ये हिंदुइज्म में ही एक तरीके का एक और सेक्ट है। हिंदुइज्म का भी एक संप्रदाय है। ठीक है। तो ये वीर शैवा यही है। इनको जो है वो शैव आंदोलन है जो कि कहाँ पे कलाचुरी डायनेस्टी कर्नाटका में स्टार्ट किया गया था, जिसमें एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे की गई है कि हर एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी जाति है उसके बावजूद भी हर मनुष्य जो है वहां पर समान है। इसमें यही बोला गया कि हर मनुष्य जो है वो समानता है। और ऐसा भी है कि सभी प्रकार के शारीरिक श्रम जो है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो है वो शारीरिक श्रम जो है वो कंप्यूटर के पास कर रहा है और एक पर्सन जो है वो धूल मिट्टी में कर रहा है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एक इन्होंने जो है अपनी एक टर्म निकाली थी, बसावा ने, लिंगायत थे ये। लिंगायत भी वीर शैविज्म को ही कहते हैं। लिंगायत और वीर शैविज्म दोनों एक ही प्रकार की बात है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, दोनों वर्ड को एक साथ ही यूज किया जाता है और अब इनको लिंगायत के नाम से भी जाना जाता है, लिंगायत। ठीक है, तो ये टर्म्स भी याद रखिएगा। बसावा ये शब्द लेकर के आए थे और लिंगायत जो है वो विजयनगर एम्पायर के समय ज्यादातर न्यूज में रहा था। ठीक है। सो लिंगायत कौन है? जो बसावा के जो है फॉलोअर्स हैं, जो बसावा को यहाँ पर मानते हैं, उनके अनुयायी जो लोग हैं उन्हें हम ये कहते हैं लिंगायत। और उन्होंने जो अपनी पूरी जो चीजें समझाई हैं वो बहुत सारे वचनों में समझाई। उन्होंने बहुत सारे वचन लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हिंदुइज्म का ही एक प्रारूप है। बहुत से वचनों में उन्होंने जो है वेद, शास्त्र, स्मृति, उपनिषद को खारिज किया है। उन्होंने वहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जाति के आधार पर कर्म में आस्था का खंडन किया है। साथ ही साथ कर्म पर आधारित पाप और पुण्य की अवधारणा का भी खंडन किया। हम ये कहते हैं ना कि जिसने जो भी पाप किया है, पुण्य किया, उसको इसी कर्म के हिसाब से उसको उसका ये जो है मिलेगा। पर इन्होंने इस चीज को मानने से मना कर दिया है। इन्होंने ये भी मना कर दिया कि भाई पाप और पुण्य जो है वो उसी के आधार पर आपको स्वर्ग और नर्क की जो प्राप्ति होती है जो हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, इन्होंने मंदिर की पूजा, मूर्ति पूजा, इन सब का भी तिरस्कार किया है। इन्होंने शिव के लिंग जो है, शिवलिंग जो है, उनके प्रतीक को अस्वीकार किया है। और जो है इन्होंने इनकी प्रतिनिधित्व भी नहीं किया है। इष्टलिंग की पूजा इन्होंने यहाँ पर ध्यान में दी है। शिव जी की पूजा में इन्होंने इष्टलिंग जो है उसको यहाँ पर मानने से सिर्फ स्वीकारा है। इन्होंने बोला है कि इनके हिसाब से
कि कर्म ही पूजा है, कर्म किए जाओ। और इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये बोला है कि अंतर जातीय भोजन करके जाति का बाधाओं को तोड़ना है। बेसिकली जो जाति है उन्होंने उस पर ही ध्यान दिया है। उन्होंने लिंग और जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, देखो आपको भी पता है कि जो हमें हमारा लिंग क्या होगा, या हमारा जन्म कहाँ पर हो रहा है, या हम कौन सी जाति में जन्मे हैं, हमारी कास्ट क्या है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। ये सब कुछ हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में तो सिर्फ उसमें से चेंजेस लेकर के आना, उसमें और नई नई चीजें लेकर के आना, वो हमारे हाथ में है। पर ये सब तो हमारे हाथ में है नहीं, कास्ट की। तो ये सब जो चीजें हैं इन्होंने यहाँ पर मना कर दी। प्लस अंधविश्वासों को भी यहाँ पर ये घृणा करते थे। और संस्कृत की उपेक्षा और कन्नड़ भाषा में लोगों को संबोधित किया करते थे। जो वहां की कन्नड़ भाषा है कर्नाटका की, उसी में ये संबोधित किया करते थे। तो ये है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो इनको ये माना करते थे। इष्टलिंग की ये पूजा किया करते थे। इष्टलिंग जो है वो एक मतलब बेसिकली एक ऐसा इष्टलिंग, और साथ में नेकलेस पहनना गले में, वो सब चीजों की ये पूजा किया करते थे। इनका यही मेन एक मानना हुआ करता था। शिवलिंग की ये पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा, इनके ये कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, इन्होंने अपने तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया है। वही अगर मैं बात करूं, साउथ एरिया के अंदर एक ग्रुप आता है वोकालिंगास। वोकालिंगा भी एक संघ है, एक ग्रुप है यहाँ पर। अब ये वोकालिंगा कहाँ मिलते हैं, क्या क्या है इनके बारे में अब हम देख लेते हैं। वोकालिंगा एक जो शब्द है, ये वर्ड आया है वोकू से। वोकू, वोकू का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो क्रॉप्स जो है यहाँ पर, फसलों से अनाज निकालना, फसलों से आला अनाज निकालना। तो ये जो है वोकालिंगा, ये पूरा मैसूर कर्नाटका के एरिया में यहाँ पर इनका देखने को मिला है। और मैसूर में, अगर पहले जो मैसूर हुआ करती थी हमारी प्रिंसली स्टेट, उसमें ये सबसे ज्यादा रहने वाले लोग हुआ करते थे। ये सबसे ज्यादा क्या, जो है ना, ये सबसे ज्यादा आप कह लो कि उगाना, ये सब जो चीजें उगाई जाती है ना, फसलें, उन सब में कामों में सबसे ज्यादा ये इनका काम हुआ करता था यहाँ पर। कर्नाटका के चिक्कलबालपुरा, कोलार, तुमकूर, बेंगलुरु, रामनगर, इन एरियाज के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ ये जो पर्सन्स हैं, ये आर्ट और कल्चर को भी बहुत सपोर्ट करते थे। केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा कौन है? बैंगलोर के फाउंडर, जिनके लिए अभी रिसेंटली ही मोदी जी ने यहाँ पर एक स्टैचू भी यहाँ पर जो है वो एक ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है, स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का मूर्ति। समृद्धि की मूर्ति केम्पेगौड़ा के लिए बनाई गई है। केम्पेगौड़ा कौन है? जिसने बैंगलोर को बनाया है, इसी के मेंबर हुआ करते थे। जैसे कि आपने मैसूर के वोडेयार सुने होंगे, वो भी इसी वोकलिंगा से ही आए थे। ठीक है। इनकी एजुकेशन जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने प्रगति धीरे धीरे करी है। और साथ ही साथ इनका जो है मैसूर का जो उस समय के दीवान थे पीवी माधव राव, उन लोगों ने भी इनका काफी सपोर्ट भी दिखाया था इनको। ठीक है। और इनके जो है परिणाम स्वरूप फाइनली क्या बन जाती है, एक वोकालिंगा संघ बनती है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके हेड, ये आपके जो 8th वाला पॉइंट है, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है इनकी संघ की स्थापना होती है, जिसमें बयाना टी बयाना जो है वो इसके पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। साथ ही साथ जो मैसूर के महाराजा कृष्णराज चतुर्थ और डीपी दीवान माधवराव, इस सबके संरक्षक और उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। ठीक है। और ये वोकलिंग संघ ना बहुत मिलते बहुत ज्यादा थे। ये लोग मिल करके डिस्कशंस करना, ये सब डिसाइड करना कि भाई वोकलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए हम हॉस्टल्स कैसे तैयार करेंगे, इनके लिए न्यूज़पेपर कैसे बनाए जाएंगे, कैसे उसमें तैयारी की जाएगा। ठीक है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी बनाया था जिसका नाम है वोकालिंगा पत्रिका। ठीक है। वोकालिंग पत्रिका, जिसके पहले एडिटर जो है वो कौन बने थे? बी, मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, बी उताइया, इसके पहले एडिटर भी बनते हैं। तो ये इनका काम था, ये सारी चीजें करना। और इनका पूरा जो ये प्रेसिडेंट थे जो इनके, ये जो मैं नाम बताया, बट टी बयाना जो है यहाँ पर, उन वो 10,000 रुपए यहाँ पर देते थे एसोसिएशन को, ताकि वो यहाँ पर पूरा ऑफिस चलाना, प्रेस चलाना, सारी चीजें यहाँ पे किया करते थे। इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। और फाइनली जो है पूरा साउथ इंडिया के पीपल पर इनका काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है वोकालिंगा लोगों का। ठीक है। सो ये याद रखिएगा, वोकालिंग याद रखिएगा। इनकी अच्छी खासी विजयनगर एम्पायर में भी इनका अच्छी खासी पोजीशन हुआ करती थी। और ये जो है
इनके ना जो आपके लास्ट सरनेम होते हैं वो ज्यादातर ये होते हैं गोड़ा। एच डी देवेगौड़ा याद है आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हेगड़े, हेगड़े नाम भी सुना होगा, और गाउंडर। हेगड़े गाउंडर इस नाम के जो लोग होते हैं ना, वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, कन्नड़ में ही रहते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया है पहले, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आगे और बनते गए। क्लियर है? तो ये आप याद रखना, ये सारी चीजें एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, सीधा पूछा जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो वोकालिंगा, वीर लिंगायत या वीर शैविज्म, ये सब कर्नाटका के ग्रुप्स हैं। इनकी फिलोसफी और ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको अभी यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं चाहूंगी कि बिल्कुल सब लोग बहुत ध्यान से सुने, कोई भी स्किप भी ना करे, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, मैं आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ पूरा। इंडिया और नेपाल के रिश्तों में अगर हम बात करें तो हमारा उनके साथ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर तरीके से संबंध रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। हम लोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म दोनों शेयर करते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का चाहे जन्म जो है वो नेपाल लुम्बिनी में हुआ हो, कपिल वस्तु में, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें जो है वो भारत में हुई है। हम लोग ना केवल एक खुली सीमा साझा करते हैं, ना ही हम एक ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारा यहाँ पर कैसा रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, जिसमें यहाँ पर हमारे कंट्री में या उनकी कंट्री में बहुत सारे विवाह होना, पारिवारिक संबंध होना, उनके उन्हीं की वजह से उनके और हमारे बीच में घनिष्ठ संबंध भी बना हुआ है। ये कैसे डिसाइड हुआ था? जब दोनों देश जो हमारा देश आजाद हो गया था, तब नेपाल और भारत के बीच में एक शांति और मित्रता की ट्रीटी संधि साइन हुई थी 1950 में, जिसके तहत दोनों के बीच में ये डिसाइड किया गया था। लेकिन दिक्कत बहुत सारी आई है। ठीक है, पहले मैं आपको सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताती हूँ, फिर हम दिक्कतों को समझते हैं। बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो नेपाल से निकल के आती हैं, कोसी, सप्त कोसी, पूरी, पूरी कोसी, सप्त कोसी, गंडक। ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो नेपाल से निकल के आके बिहार और यूपी में आती हैं, और फिर जाके गंगा नदी को मिल जाती है, और ये हमारे इंडिया को भी बहुत ज्यादा सर्व करती हैं। साथ ही साथ हमें जो हाइड्रो पावर बनानी होती है, जो हमारा जल विद्युत क्षमता होती है, उसमें भी बहुत मदद करती है। अगर हम बात करें कि हम दोनों के बीच में कैसे बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, तो मैं बात करूं भाई, इंडिया जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा जो है नेपाल किससे ट्रेड करता है, इंडिया से करता है। और नेपाल अगर यहाँ पर विदेशी निवेश करना चाहता है, उसके लिए भी भारत को बहुत अच्छा स्रोत है। और नेपाल भी इंडिया को यहाँ पर जो है वो विद्युत की जो मांगे होती है बहुत कम उसमें देता है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि जल विद्युत से होने वाला, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना हमारा एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो नेपाल है, भारत नेपाल के माध्यम से ये सारी चीजें पूरी कर लेता है, क्योंकि रिवर्स है ना वहां पर। लेकिन आपको भी पता है कि नेपाल जो है एक स्थलीकृत देश है, लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? जिसके आसपास पूरा लैंड होता है। अगर आपने पूरा मैप देखा है, आपको पता होगा कि पूरे मैप में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे मैप मैंने इंक्लूड करना मेरे से दिमाग से निकल गया। देखो, अगर आपने मैप देखा है तो ऐसे है कुछ, है ना, ये नेपाल है, इधर हमारा उत्तराखंड है, हमारा यूपी है, और हमारा बिहार है, और हमारा सिक्किम है, और ऊपर की तरफ है चाइना। तो हमारे जो यूपी, बिहार और सिक्किम है, इन सबसे यहाँ पर बॉर्डर शेयर होता है नेपाल का। तो उस रिस्पेक्ट में जब यहाँ बॉर्डर शेयर होता है, तो ये तो पूरा एक लैंड लॉक्ड है, इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड होना, जिसके आसपास कोई सी नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ लैंड ही लैंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड। तो ये लैंडलॉक्ड होने की वजह से नेपाल को या तो चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या इंडिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपनी सारी आपूर्तियों के लिए। तो अभी तो हमारे पे भी डिपेंडेंट है, और चाइना पे भी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है नेपाल एक स्थलरुद्ध देश है, जिसमें तीन तरफ से तो वो भारत से घिरा हुआ है। ऊपर की तरफ जो सीमा है वो तिब्बत मतलब चाइना से साझा होती है, लेकिन वहां पर सड़क मार्ग सुविधाएं बहुत सीमित है, इसलिए वहां पर वो उनसे डिपेंडेंट नहीं है, वो हम पे ही डिपेंडेंट है ज्यादा। अगर हम व्यापार की बात करें, यहाँ पर जो है सागर माथा जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, और हमारा हिंद महासागर से जोड़ने के लिए बहुत सारे जल मार्गों को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है।
हम लोग इनके साथ अभी जो है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग भी यहाँ पर साइन करते हैं। हम इनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या है उस एक्सरसाइज का नाम? वो है सूर्य किरण। मैंने कल ही आपको यहाँ पर अपना वीकली का जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो प्रोवाइड करी है, उसमें मैंने इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा है, सॉल्व करिएगा सब लोग। इंडिया और नेपाल से जो है सूर्य किरण एक्सरसाइज है। और ये सूर्य किरण एक्सरसाइज इस बार कहाँ हुई है? नेपाल में हुई है। सलजहांदी नेपाल का ही एक आर्मी बैटल स्कूल है, वहां पर साइड की गई है। तो ये भी करते हैं। प्लस साथ ही साथ हम लोगों उनके साथ जो है वो इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हम उनको उपकरण भी देते हैं, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। जो भारत की सेना की गोरखा रेजिमेंट का गठन जो किया गया है वो इसी के लिए नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती किए जाते हैं। उनको इंडियन आर्मी में ही ट्रेन किया जाता है। और 2011 से हर साल इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज भी है सूर्य किरण के नाम से, मैंने आपको बताया ही अभी। तो अगर मैं बात करूं इनका डिफेंस, इनके डिफेंस में रक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है ना। साथ ही साथ हम लोग इनके साथ जो भी कल्चर होता है, कल्चर के मामले में अगर मैं बात करूं, मीडिया के मामले में, एजुकेशन के मामले में, दोनों देशों की जनता यहाँ पर काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। हम लोगों ने इनके साथ 3 सिस्टर अग्रीमेंट भी साइन किया है, लुम्बिनी और बोध गया। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में है, बोध गया हमारा बिहार में है। जनकपुर अयोध्या, ठीक है, और काठमांडू वाराणसी, इन सबको जोड़ने के ऊपर हस्ताक्षर भी साइन किए हैं। और नेपाल एक ऐसे संवेदनशील एरिया में है जहां पर भूकंप आना, बाढ़ आना, इसके चलते वहां पर जीवन का भी बहुत नुकसान होता है, वहां की प्रॉपर्टी, वहां के धन, दोनों का भारी नुकसान होता है। इसके लिए नेपाल को भारत पर मानवीय सहायता के लिए, ह्यूमन असिस्टेंस के लिए हम पर निर्भर रहना ही पड़ता है। दोनों देश वर्तमान में इस समय बीबीआईएन की फुल फॉर्म है यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क, इन सब के मेंबर्स बने हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के भी हैं, बिल्कुल आईएमएफ के भी हैं, वो भी ठीक है। पर ये जो और अलग से इनिशिएटिव चल रहे हैं, हम उनके भी, दोनों के दोनों देश ये चीजों को साझा करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि इन सब के अलावा हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। देखिए, 2015 में जब नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, जब नेपाल में नए संविधान की घोषणा होती है, तो वहां पर जो मधेसी थे, जनजाति थे, थारूस थे, वो अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नेपाल की सरकार मधेसी, थारू और जनजातीय लोगों पर ध्यान ही नहीं देती है। उनको तो मतलब ये माइनॉरिटी है ना, ये तो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो ये उन लोगों को ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो होता क्या है, इंडिया भी उसमें इंटरफेयर जब करता है 2015 में, तब नेपाल की सरकार द्वारा, ये जो केपी ओली की सरकार थी, उनका ये कहना था कि ये हमारे खुद के आंतरिक मामले हैं, उसमें इंडिया का इंटरफेरेंस हमें जरूरत नहीं है। चलो ठीक है भाई, नहीं करेंगे, मान लिया इस बात को। लेकिन क्या हुआ, जब सोचो, आप खुद ही एक चीज का मतलब एक बहुत ज्यादा अपने माइंड यूज करो आप सब लोग। ये है, मैं एक मैप बना रही हूँ इधर, आप समझो। ये है एक मैप, है ना, ये है नेपाल। नेपाल के इस हिस्से में मधेसीस का रहना है, इस हिस्से में है ज्यादातर, और इस हिस्से में है, ये रीजन है जहाँ पे नेपाल के मधेसीज और थारूज रहते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रिलीजन वाइज कोई पंगा नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ रहते हैं। तो सोचो, इन देशों के हमारे बिल्कुल साथ वाले देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, जहां पर हमारा यूके है, यूपी है, बिहार है, इन सब रीजन में प्रॉब्लम चल रही है। तो इन सब रीजन में, और हम लोग क्या शेयर करते हैं? हम लोग शेयर करते हैं ओपन बॉर्डर। हम लोग ओपन बॉर्डर को शेयर करते हैं। प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, हमारा ओपन बॉर्डर है उनके साथ। तो सोचो कि इसका असर हमारे देश में नहीं देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो उस समय इंडिया का भी तो फर्ज बनता है ना कि भाई वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उन प्रोटेस्ट का असर तो हमारे इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, सेम असर हो सकता है। तो उस चीज के लिए सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा ब्लॉकेज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा रुकावट ला दी। 100 103 दिनों की, 105 दिनों की, मान लो 105 दिनों के लिए यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होगी। तो ब्लॉकेज क्रिएट होगी तो वहां पर खाने पीने की कमी होगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खाने पीने का स्रोत या ट्रेड का स्रोत तो भारत ही है। तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप ये कह लो कि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, सो ये ब्लॉकेज आने की वजह से नेपाल और इंडिया के रिश्ते थोड़े से खराब होने शुरू हो गए। फिर साथ साथ धीरे धीरे करते करते इंडिया और चाइना, यहाँ पर, क्योंकि इंटर चाइना है, चाइना ने यहाँ पर अपना जो है इन्वेस्टमेंट देना, लोन देना, सहायता देने के चलते बहुत ज्यादा जो है वो नेपाल को अपने हिस्से में करने की सोचनी शुरू कर दी। और नेपाल
इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट में, अगर ये एक वर्ड यूज कर लूं, सैंडविच की तरह है, तो वो भी सही होगा ना। प्लस साथ ही साथ जब हमारा 2019 के अंदर जो है जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है हमारा, दोनों जब जो है डिवाइड होते हैं, यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं, उस समय भी हमारा पॉलिटिकल मैप रिलीज होता है और उनका भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज ना काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक ये अपने मैप में यहाँ पर दिखाती हैं। ठीक है, ये हमारा ही है, ऐसा नहीं कि हमने दिखाया, ये हमारा ही है। लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक हमारा हिस्सा है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, दोनों की एक डिस्प्यूट आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर ये दोनों कंट्री अपने मैप में दिखा रही है, तो अब उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, उसको हम डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे। दोनों में भड़क आ गई थी इस चीज को लेकर के। तो इंडिया और नेपाल के बीच में इलीगल इमिग्रेंट्स का आना, इलीगल माइग्रेंट्स का आना, अवैध प्रवासियों का आना, नकली मुद्रा का प्रवेश होना, मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है, ये जो शराब हो गया या ड्रग्स हो गए, इन सब की तस्करी करना, तो ये सब चीजें, मानव तस्करी करना, ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही हैं जिसके तहत इंडिया और नेपाल के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट चीजें। मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट और बता दूं, अभी रिसेंटली ही इंडिया और नेपाल ने मिल करके, मतलब बेसिकली इंडिया ने ज्यादा सहायता करी है, जो है एक बुद्धिस्ट सेंटर ओपन किया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर, लुम्बिनी में। मोदी जी गए थे उसकी नींव रखने के लिए, तो ये एक नया चीज ओपन अप की है। तो बुद्धिज्म का सहारा लेके दोनों देशों के बीच में रिश्तों को बेटर बनाया जा सकता है। प्लस दोनों जो है यहाँ पर, दोनों कंट्रीज यहाँ पर क्या करें, जो अभी तक हुई नहीं है विवादित क्षेत्रों में, जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर एक सेंस बनाया जाए। अभी तक हुआ नहीं है। दोनों देशों के बीच में बहुत बार ज्वाइंट कमीशन बैठ गई इसको सॉल्व करने के लिए, पर रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। ठीक है, जब कभी संभव हो, दोनों ही देशों को औपचारिक वार्तालाप के पश्चात वहां पर लिए गए निर्णय के अनुसार अपने अपने नक्शों को फिर से तैयार करना चाहिए। यही सॉल्यूशन होता है। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ भी सॉल्व करा, तो इनके साथ भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमारी चाइना के साथ भी है, हमारे पाकिस्तान के साथ भी है, तो ये तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी, तो इनको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा देशों को मिलकर। तो ये है आपका अभी यहाँ पर क्लियर हुआ सबको, ये डिस्प्यूट यहाँ पर, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया नेपाल मैंने आपको पूरे तरीके से समझाया है, और थोड़ा सा इसको जरूर पढ़िएगा। इंडिया और नेपाल, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। या तो अगर अपने आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो डिफेंस एग्जाम्स में एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए इंडिया नेपाल जो रिलेशन है वो लेक्चरेट के टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल कहता है हमारा कि इंडिया और इंडिया के आसपास जो यहाँ पर जितने भी इंडियन ओशन में छोटे छोटे से आइलैंड्स बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम पहले ले लेते हैं, हमारे सामने मॉलडीव्स, बहुत से लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, न्यू ईयर पे इतने से लोग मॉलडीव्स गए हुए हैं। ठीक है, श्रीलंका, मॉरिशियस, सेशेल्स, ये सारी जगह जो है यहाँ पर इंडियन ओशन में, आपको पता है। तो इंडिया जो है वो क्या चाहता है, इंडिया जो है वो इन छोटी छोटी कंट्रीज के साथ, इन आइलैंड कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है, ताकि हम लोगों के पास क्या रहे, हमारे पास समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, नीली अर्थव्यवस्था, इन चीजों पे हम फोकस कर सके। क्योंकि हमें भी अगर काउंटर करना है चाइना को आगे चल के, तो हमें भी अपने आसपास के जो भी हमारे आइलैंड नेशन है उनके साथ हमें यहाँ पर रिलेशन को बढ़िया करना। जैसे कि इंडिया अभी के न्यूज में मॉलडीव्स के साथ सोच रहा है, तो अगर हमें उन रिलेशंस को बेटर करना है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, उन रीजन में जितने भी आइलैंड नेशंस हैं उन सबके साथ बेटर करना पड़ेंगे। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को हमें बहुत रेफरेंस पॉइंट बना करके इन ओशंस में यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जितने भी हम यहाँ पर अपने नेवल बेसिस तैयार कर सकते हैं, हम अपने युद्धपोतों को वहां पर तैनात कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे करना होगा। क्योंकि इंडिया, आप भी जानते हैं, आज के समय में सुपर पावर हमारा देश निकल कर के आ रहा है। हमारा प्यारा भारत आगे आगे चल करके जो है वो और ज्यादा अपनी सैन्य क्षमताओं का जो है वो यहाँ पर और मजबूत करेगा, और महत्वाकांक्षाओं को यहाँ पर जो है हासिल करने की कोशिश करेगा। तो इसके तहत हम लोगों को यहाँ पर अपना जो है वो और साझेदारी को मजबूत करने के लिए इन नेशंस के साथ भी अपना जो ट्रेड है या अपना जो
जो भी हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो पानी के ऊपर कब्जा रहे, उसके लिए हमें इनके साथ जो है वो एक रिलेशन अच्छे करने होंगे। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया ने काफी बार ऐसा कोशिश भी किया है कि जो हिंद महासागर में जितने भी द्वीप हैं उनके साथ भारत पर जो है लगातार ध्यान बना रहे। चाहे हमने कोविड वैक्सीन पहुंचानी थी, हमने कोशिश करी। हमने कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए हो या उनके कोई भी रिश्तों को अच्छा करना हो, सेशल्स को हम लोग जैसे कि एक वेसल गिफ्ट करते हैं, पेट्रोल वेसल गिफ्ट करते हैं, तो हमने ये चीजें कोशिश करी है। ठीक है। मालदीव और श्रीलंका की भी एक भारत पहले नीति है। तो भारत पहले नीति है और हमारी भी पड़ोसी पहले नीति है, तो ये दोनों साथ में चल रही हैं। तो ये जो है वो दोनों एक अच्छी तरीके से नीति यहाँ पर बन के चल सकती है। और इन आइलैंड्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारे पूरे समुद्री रणनीति में बहुत जग जाहिर है। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर जो है वो अभी इस महत्व को और बढ़ाने की जरूरत है। और हिंद महासागर में जितने भी द्वीप हैं वो ऐसे प्रमुख पारगमन मार्गों के पास स्थित हैं जहां से महत्वपूर्ण चौक पॉइंट निकलते हैं, जलमार्ग निकलते हैं, उनमें सहूलियत प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारी क्षमता को भी और इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है। इंडिया ने जो है अभी क्या क्या करा है इसके लिए, इस चीज के लिए इंडिया ने क्या क्या कोशिश करी है। ग्रेटर मॉले जो है, माले माले जगह का नाम है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया है 2020 में $500 मिलियन के पैकेज के तहत, जिसमें जो है चाइना और मालदीव की फ्रेंडशिप से जो है इससे भी बड़ा हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया है ये। 2015 में दोनों देशों ने यहाँ पर समझौते के तहत मॉरिशस के साथ जो है वो अगलेला द्वीप में यहाँ पर जो है वो साइन किया था। अगलेला द्वीप है वहां का, मॉरिशस का, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे साइन किया था। सेशल्स के साथ हमारे रिलेशन आज के समय में कहूँ तो अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। उनका ही यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है एजम्पशंस आइलैंड। उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड करा है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर अपना रिलेशन बेटर कर रहे हैं। प्लस मैं आपको एक और बता दूं, आप लोगों ने अगर सुना हो एक प्रोजेक्ट का नाम, वो है सागरमाला। ये भी 2015 में सेशल्स जब मोदी जी गए थे उन्होंने इस चीज को साइन करा था, सागरमाला। हमारे पोर्ट्स, हमारा इंडियन ओशन रीजन, उसको हमें कैसे बेटर करना है उसी के ऊपर है। सो यहाँ पर आर्थिक और भू रणनीतिक महत्व को देखते हुए हिंद महासागर में हम लोग धीरे धीरे बड़े बड़े एरिया पे जो है केंद्र बनाते जा रहे हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि चीन जितनी भी अपनी द्वीप रणनीति है उसके अनुसार यहाँ पर नई नई स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, जिसके तहत हम लोगों को यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता किसको देनी है, अपनी सुरक्षा को। चाहे अगर मैं बात करूं, चाइना जो है वो अभी ग्वादर पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है, जिबूती पोर्ट है, इन सब पोर्ट में अपना जो है वो नौसैनिक सुविधाएं तैयार कर रहा है। हमें भी तो तैयार करनी है ना। ग्वादर पोर्ट कहाँ है, पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा कहाँ है, श्रीलंका में है। जिबूती कहाँ है, ये जो है वो अफ्रीका के पास में है। तो ये सब विदेशी बेस यहाँ पर तैयार कर रहा है चीन। तो अगर वो यहाँ पर तैयार कर रहा है, जो कि उसको यहाँ पर आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहा है, तो इसके माध्यम से हम लोगों को भी तो यहाँ पर और तैयार करने होंगे। तो वही हमारी भी कोशिश है कि चाइना अगर नेवल फैसिलिटीज बना रहा है तो हमें भी और चीजों का सहयोग चाहिए। इसलिए हमने मालदीव, श्रीलंका जो है, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, इन सब के साथ भी यहाँ पर बढ़ाने की, अपने रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करी है यहाँ की सरकारों के साथ। कुछ ना कुछ माध्यम से नई नई चीजें साइन करके कोशिश कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं, मतलब ये पूरा था। और साथ ही साथ अभी जो है हमारे, अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है हमारी, उसमें भी कभी कई कई जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए दोनों देशों के बीच में प्रतिद्वंद्विता आ गई है। दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ओशन का जो वाटरवेज है या फिर वहां पर जो कोई भी आइलैंड्स के ऊपर रिसोर्सेज मिलते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इंडिया जो है, इंडिया का जो है सीज के ऊपर काफी बड़ा अधिकार है। तो उससे क्या होता है कि जो वहां के जितने भी हमारे पड़ोसी देश है ना, वो उस पे हिस्से की दावेदारी करना शुरू कर देते, जैसे कि साउथ चाइना सी में चाइना का हो रहा है ना, वैसे। ठीक है। और धार्मिक कट्टरता भी है यहाँ पर। मुख्य भूमि से लंबी दूरी है थोड़ी, हमारा वहां पे ज्यादा डिस्टेंस है। मुख्य धारा की आबादी की कमी के कारण ये द्वीप जो है वो धार्मिक कट्टरता का शिकार बन चुके हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर पूरा पूरा आइलैंड ही आइलैंड है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे यहाँ पर राज्य हैं जो, और यहाँ के स्थानीय संगठन है जो वहां पर क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर पैसा देते हैं। ठीक है। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, थाईलैंड, इन सब द्वीपों में इनके आसपास का जो एरिया है वो एक रिलीजन को प्रमोट करने में यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करते हैं। और टेररिज्म की भी बात करें, अगर हम आतंकवाद की भी बात करें, तो आतंकवाद में भी यहाँ पर जो है वैश्विक रूप से आतंकवाद और परमाणु का प्रसार इसी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य भूमि का उतना ज्यादा यहाँ पर जगह है नहीं। आने वाले समय में यहाँ पर जो मुख्य भूमि पर जो है वो यहाँ पर समुद्री मार्गों के द्वारा जो ये संगठन है वो यहाँ पर आने की उनकी संभावना है।
और इन द्वीप जो है वो बहुत ज्यादा विकसित तो है नहीं, अविकसित है। यहाँ पर इनका पैसा कहाँ से आता है? टूरिज्म से आता है। बहुत से इंडियन लोग वहां पे टूरिस्ट बन के जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा उनको पैसा यहाँ पर मिलता है इस चीज से। तो ये बहुत ज्यादा विकसित तो है नहीं, अविकसित भी है, और मुख्य भूमि से इनका अलगाव भी है, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादी है वो बाकी लोगों के जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के ज्यादा जो है वो क्षतिग्रस्त में रहती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो बहुत सारे विकास कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, उनके ऊपर पर्याप्त संसाधन इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इनको खतरा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं आपको मैप में भी दिखाऊं, यहाँ पर देखेंगे ये है सारा वो रीजन। मैडागास्कर हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि मैडागास्कर जो है ये अफ्रीका का पार्ट है। ये है सेशल्स, मालदीव्स, डिकोग्राशिया, ये भी एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। ये है इंडोनेशिया, ये है पूरा मलेशिया, श्रीलंका, ठीक है, मॉरिशस भी इधर ही आता है, ये रहा मॉरिशस। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आइलैंड्स जो हैं आपके, ये इंडिया से थोड़े दूर है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ बहुत दूर है, पर इंडिया से थोड़े से दूर है ये। ठीक है, तो पूरा पानी ही पानी में है ये वाले। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी छोटे मोटे आइलैंड्स बहुत हैं, जैसे ये ला रियूनियन आइलैंड है, इस पे भी बहुत ज्यादा डिबेट रहता है। मॉरिशस के भी कुछ आइलैंड है जिसपे डिबेट रहता है कि भाई इसमें ब्रिटिश का अधिकार है या फिर इनका अधिकार है। तो डिबेट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट की सिचुएशन बताऊं तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये सब आज का प्रेजेंट सिनारियो। क्लियर हुआ सबको? ये प्रेजेंट सिनारियो की मैं सारी बात करी, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 4, अभी रिसेंटली ही यूएन की वाटर ग्लास रिपोर्ट आई है। ग्लास की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ग्लास का मतलब वो शीशा नहीं है, इसका मतलब है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर है, जो कि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन की वाटर ने यहाँ पर नया डेटा निकाला है कि भाई हमारा जो वॉश है, वॉश का मतलब क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसमें किस तरीके से कंट्रीज जो है वो काम कर रही हैं। क्योंकि अभी 2030 कुछ समय में आ जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पर सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें हम कैसे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी 2023 में भी हम लोग यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक सबमिट करने वाले हैं, जिस सबमिट का नाम है यहाँ पर यूएन यूएन डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। यूएन का ही जल सम्मेलन यहाँ पर होगा, उसके तहत ही हम लोग यहाँ पर 2023 में एक चेक करेंगे कि भाई एक रिपोर्ट के तहत ही सारा कुछ चेक किया जाएगा कि हम लोग वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ, हम लोग यहाँ पर साफ सफाई, हेल्थ के ऊपर किस तरीके से साफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर आपको पता है कि अभी पैंडेमिक हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने अभी महामारी कोविड की झेली है। उसमें हम लोगों ने कैसे गुणवत्ता, क्वालिटी, उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया, प्लस हम अब यहाँ पर किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार है। मैं एक पॉइंट इसमें आपको और बता दूं, अभी रिसेंटली ही 10 दिन पहले ही इंडिया में भी एक समिट हुआ है जिसका नाम है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। 2022 का दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। इस पूरे पैक्ट में क्या डिसाइड किया हम लोगों ने? इस पूरे पैक्ट में हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जो जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, हम लोग बड़ी नदियों पे ध्यान देते हैं, हम लोग गंगा पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग नमामि गंगे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उस गंगा में छोटी छोटी नदियां मिलती हैं आकर, हमें उनको भी रिवाइव करने की जरूरत है, उनको भी दोबारा उनमें जान भरने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि जितनी भी बड़ी नदियों में छोटी नदियां आकर के मिलती हैं, उनको भी हमें रिवाइव करना है। ठीक है, तो ये इंडिया का अभी पहल है ये वाली, आप जोड़ सकते हो दोनों कॉन्सेप्ट को। और अभी जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें क्या कहना है भाई? इसका इसका कहना है कि यूनाइटेड नेशन की जो जितने भी जल और स्वच्छता के जितने भी यहाँ पर सार्वभौमिक पहुंच है, हम पूरे वर्ल्ड में इसको पहुंचना चाहते हैं कि हर एक को स्वच्छ पानी यहाँ पर मिले, वो 2030 तक हम यहाँ पर कर लेंगे। प्लस जो भी आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तीव्रता से चेंज आ रहे हैं, उसको सुरक्षित और स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया वॉश का, वो पूरे वर्ल्ड में हम जारी रखेंगे। प्लस ऐसा भी कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 1/3 से भी कम ऐसे देश हैं जो कि वॉश के ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए सक्षम है। अभी भी देश तैयार नहीं है पूरा वर्ल्ड। 1/3 से कम ऐसे देश हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि अगर वो वॉश जैसी चीजों को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वहां पर वो उसको मतलब सुविधाएं देने में कामयाब है। ठीक है, अभी भी वॉश क्या है? वॉश है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, पेयजल, स्वच्छता और सफाई।
ये है हाइजीन। तो ये सब चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, जो कि 13th जो है जनरल यहाँ पर इसको तैयार कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने खूब पैसा भी यहाँ पर दिया है, और यही इस कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, सो ये है पूरा आपका वाटर के ऊपर जो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, वाटर से जुड़ा हुआ। वाटर को हमें किस तरीके से देखना है, वाटर को हमें कैसे बनाना है, स्वच्छ बनाने की कोशिशें करनी है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। ठीक है, ये जो मैंने आर्टिकल आपको बताया ये पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए रहेगा। आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर की तरफ ध्यान देना है इसमें, आपने मेंस के लिए नहीं पढ़ना है इसको। हाँ, मेंस में अगर आता है कोई वाटर के ऊपर क्वेश्चन तो आप बिल्कुल एक लाइन डाल सकते हो वाली कि ऐसा एक प्रोग्राम है वॉश, या इंडिया में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट आता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, डिटेल में इनको एक्सप्लेन करने के लिए अभी तो नहीं आएगा जब तक इस पर और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो जाती। पर यस, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में चाहे आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी किसी के लिए भी तैयारी कर रही हैं, तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, थर्ड आर्टिकल आपका एमसीक्यू भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। फिफ्थ आर्टिकल है हमारा बिहार में जो फ्लड आए हैं। अभी फ्लडिंग जो है वो यहाँ पर, और उसमें करेक्शन करने की जरूरत है। आई नहीं है, आने की जो संभावना रहती है बिहार के अंदर बाढ़ आने की, उसमें अभी हमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो उत्तर बिहार का रीजन है वहां पर मुख्य रूप से नेपाल में जो जितने भी रिवर्स हैं उनके उत्पन्न के होने की वजह से, जल के बहाव की वजह से बाढ़ आती है। इसी के लिए भारत ने यहाँ पर कोसी संधि, जो कोसी रिवर है ना, सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं उसको, तो ये कोसी नदी के ऊपर हम लोगों ने संधि भी यहाँ पर करी थी। उस पर अब क्या सोचा जा रहा है, पुनर्विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में फ्लड्स क्यों आते हैं? बिहार आप जानते हैं कि पूरा में जो है पूरा पर्वतीय इलाका है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो भूभाग है ना वो तिरछा है, भारत की तरफ तिरछा बनता है। सो क्या होता है कि जो नेपाल में जितना भी पानी इकट्ठा होता है ना वो बहुत आसानी से भारत में आके बह जाता है। तो क्या होता है कि जब भारत का जो जो नेपाल का जो जल है वो भारत की तरफ आता है, तो उस समय जब वर्षा ज्यादा हो रही होती है, जब मानसून का समय होता है ना, तो वहां पे बाढ़ का प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज नहीं होता है, पर वैसे आता है। प्लस साथ ही साथ बहुत सारी रिवर्स है ऐसी जो गंगा में जाके मिलती, जैसे कि बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, बागमती। ये सब रिवर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिवर भी फ्लो करती है, बारिश भी आती है, और जो नेपाल का एरिया वो थोड़ा तिरछा है, तो वो सारा सारा पानी कहाँ पे आ जाता है, बिहार में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति और खराब हो जाती है, और ऐसा होता भी है। आप में से जो भी छात्र बिहार के हैं उनको ये सब चीजें पता होंगी, उन्होंने ये चीजें झेली होंगी। साथ ही साथ जितना भी यहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियों में जितना भी यहाँ पर जो भी चट्टाने आती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर आती हैं, वो आकर के रुक जाती हैं। आपको पता है ना, डिपोजिशन हो जाता है उनका। उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, भाबर का एरिया बनना शुरू हो जाता है, जहां पर जो भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जितनी भी ये तलछट्टी चट्टाने होती हैं, वो यहाँ पर जो है वो रुकनी शुरू हो जाती है, वो यहाँ पर समानी शुरू हो जाती है। और समान उनके होने की वजह से क्या होता है, जो पानी का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से फ्लड और आते जाते हैं। प्लस एक प्रॉब्लम यहाँ पर और बहुत ज्यादा है कि ये जो नदियां है ना, ये अपने मार्ग में परिवर्तन करती है। इन नदियों के मार्ग है ना, इनका जो रास्ता है वो बहुत घुमावदार है। तो ये क्या होता है कि नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके स्वरूप जो है बाढ़ आती ही रहती है। ठीक है, जैसे कि सगौली हो गया, या बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे ये सब चीजें आती रहती है। ठीक है, कोसी नदी, गंडक नदी, इन सब का जो नेचुरल प्रभाव है ना वो यहाँ पर कम होता जाता है। ठीक है ना। सो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा तटबंध भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि तटबंध नहीं बनाए गए हैं, तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन इनकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो गाद है वो जमा होनी शुरू हो जाती है। तो ना सिल्ट होती है, पत्थर के छोटे छोटे, वो जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नदी का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बाढ़ आने की सिचुएशन आ जाती है। वनों की कटाई करे तो भी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। चारगाह यहाँ पर रूप नहीं हो पाता, तो भी बिहार में यहाँ पर एक ब्लड फ्लड आने की कारण रहता है। और नेपाल जब अपने बांधों से पानी छोड़ता है तब भी यहाँ पर फ्लड आता है। तो ये फ्लड की सिचुएशन बहुत ज्यादा है। चाहे यहाँ बात करूं, चाहे मैं बांग्लादेश में बात करूं, बांग्लादेश में भी आप लोगों ने फरक्का सुना है ना सभी। तो बांग्लादेश की भी फरक्का एरिया है जहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, लेकिन उससे हमें नुकसान नहीं होता, बांग्लादेश को नुकसान होता है। तो नुकसान किसी भी कंट्री को नुकसान तो होता ही है ना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी क्या है ना, दोनों देशों के बीच में फ्लड को निपटने के, ऐसा नहीं कि तैयार नहीं किया गया, तो किया गया है, पर उसमें अभी पूरी तरीके से निपटने के लिए नई नई चीजों को तैयार नहीं किया गया।
अभी अगर मैं बात करूं कि हम आगे आगे की क्या चीजें कर सकते हैं, तो दोनों देशों को क्या जरूरत है, दोनों देशों को यहाँ पर नेपाल और इंडिया को फ्लड की सिचुएशन के लिए नई एक निपटने के लिए कुछ नई चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कोसी एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, 1954 में किया था। 1954 में आप लोगों को याद होगा हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और चाइना वाला। तो अगर 1954 में हम लोगों ने समझौता साइन किया था, पहले हस्ताक्षर कर दिए थे, तो अब यहाँ पर जो है वो इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर बैराज और तटबंध वगैरह बनाने की सोची थी, जो कि किए भी गए हैं। तो अभी यहाँ पर कोसी अग्रीमेंट के ऊपर क्या करने की जरूरत है, उसको नए सिरे से एक बार देखने की जरूरत है, उसको नए तरीके से जानने की जरूरत है। दोनों देशों को यहाँ पर सरकारी पैनल एक गठन करने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इंडिया नेपाल के रिलेशंस को समझाया है, तो उसमें एक ये पॉइंट आप ये वाला भी ऐड कर सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम और आती है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पैनल ऐसा बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की समस्याओं का अध्ययन करे, बाढ़ की स्थिति का आकलन करे, और फिर दोनों देश मिलकर के इसके ऊपर एक साझा यहाँ पर इस संकट के लिए एक समाधान भी प्रस्तुत करे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम दोनों देशों को होती है, इंडिया को ज्यादा होती है। तो इंडिया को यहाँ पर इसके लिए पहल करके एक नया यहाँ पर तैयार करवाने की जरूरत है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये है आपका एक और आर्टिकल इंडिया नेपाल से ही जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, कोरल रीफ्स के ऊपर प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां दुनिया में पहली बार शुरू किए गए एक प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ को फ्रोज कर दिया है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे क्या है अभी हम बताते हैं आपको। देखिए भाई, प्रवाल भित्तियां क्या होती है, इंग्लिश में इसको कोरल रीफ्स कहते हैं। ये कोरल जो है, ये प्रवाल जो है, ये समुद्र में रहने वाले ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। ये रहते हैं, जीवित रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, इनको पॉलिप कहा जाता है अगर एक सिंगल है, सिंगुलर को पॉलिप कहा जाता है। और एक बहुत सारे जब पॉलिप्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब है जब ये अपने आप को और ज्यादा अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं, इनको कोरल्स कहते हैं। फिर प्रवाल कहते हैं। दो तरीके के होते हैं, कठोर और मृदु, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये क्या निकालते हैं, ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। इसी से हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ज्यादा जो एक हमारी जो एक बोन ट्रांसप्लांट होते हैं, बोन्स की सर्जरी होती है ना, क्योंकि आपको भी पता है बोन्स कैल्शियम से मिलके बनी होती है। तो इससे ये कि जितने भी बोन्स के ट्रांसप्लांट होते हैं, ये सारी चीजें हम उनकी आपूर्ति जो है वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के तहत पूरी करते हैं, इन्हीं से निकाला जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे मरीन इकोसिस्टम का, पूरे जल का, ये क्या है, एक, ये आप कह सकते हो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम प्ले करते हैं पूरे के पूरे कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ्स को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सबसे ज्यादा यूपीएससी इस पे पूछ चुकी है। यूपीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट करती है सीएपीएफ का और सीडीएस का, उसमें कई बार इससे सवाल किए। वैसे दोनों पोस्ट में बता दूं आपको, ये डिफेंस के लिए होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जितना भी यहाँ पर जितने भी ये कोरल्स हैं, जितने भी ये प्रवाल हैं, उनके लिए आपको गर्म जल चाहिए, ठीक है। कितना डिग्री चाहिए, 23 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चलेगा। हाँ, अगर कई जगह पे बहुत ज्यादा भी तापमान होता है, वो वहां पे भी टॉलरेट कर लेती हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने आप को उस चीज के लिए अडेप्ट कर चुकी है। साथ ही साथ आपका जो पानी चाहिए वो उथला जल चाहिए, ठीक है। शैलो वाटर होना चाहिए, बहुत डीप नहीं होना चाहिए, डीप नहीं होना चाहिए। 45 से 55 मीटर के बीच में डीप होगा तभी ये सरवाइव कर सकती है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा नहीं होगा तो पानी ज्यादा नीचे होगा तो सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा तो इंसान जीवित नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं रह पाएगा, ठीक है। स्वच्छ जल की आवश्यकता, एकदम क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लीन वाटर हो। और इनके लिए ऐसा नहीं है कि इनको क्लीन वाटर में फ्रेश वाटर चाहिए, नहीं, इनको सेलाइन वाटर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक लवणीय भी नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या मिलती है, ओशन में मिलते हैं। अगर ये फ्रेश वाटर होता तब तो ये रिवर्स में भी मिलते होते, हमें तो रिवर्स में नहीं मिलते हैं, ये हमें तो सिर्फ ओशन में मिलते हैं, क्योंकि इनको कुछ अमाउंट में अम्लीय, लवणीय, सॉरी, लवणीय मतलब सॉल्ट की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं, पर 20 से 25% सॉल्ट इनको चाहिए। हाँ, अगर 25% से ज्यादा हो जाएगा तो ये भी उनके लिए खतरा है, और इससे कम होगा वो भी उनके लिए, ठीक है। तो इनको बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनके लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन आता है या किसी भी तरीके का पॉल्यूशन आता है तो इनके लिए खतरेदार है वो वाला, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पर। इनको आसपास ये जो है एल्गे के साथ रहती हैं, ठीक है। कौन से एल्गे के साथ रहते हैं ये लोग? जूजान्थले। ये कौन से एल्गे के साथ रहते हैं? जूजान्थले एल्गे के साथ रहते हैं, जो कि इनके साथ में इनको मदद करता है। एक म्यूचुअल रिलेशन है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हम इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। ये 25% से ज्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं ये उसका, 1% लेते हैं, पर सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। ये फिशिंग इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा फोकस कर प्रोवाइड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो पूरा रीजन है, कोविड के समय से पहले जो है $4.6 बिलियन का राजस्व उत्पन्न होता था वहां पर, क्योंकि टूरिज्म बहुत अच्छा है ना वहां पर। बहुत सारे लोग वहां पर डाइवर्स गाइड्स की फॉर्म में वहां पर काम करते हैं। तो वहां पर जितना भी वहां का विकास करना और ये सारी चीजें आज के टाइम पे जितना भी हम विकास कर रहे हैं, हम लोग पोर्ट बना रहे हैं, हम लोग फिशिंग चीजें कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, तो वो सबसे क्या हो रहा है, कोरल्स यहाँ पर तबाह होती जा रही हैं। कोस्ट के एरियाज के अंदर धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं आज आने वाले समय में। वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो डिपोजिशन हो जाना चीजों का, उनको सांस लेने में बाधा उत्पन्न हो रही है। और अत्यधिक पोषक तत्वों से वहां पर जो है वो क्या होती है, ज्यादा मिल जाएंगे तो भी उनको एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी, जो कि प्रवाल के लिए खतरा होती है। वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिलीज होना, रोगों का वहां पर आना, छोटे छोटे प्लास्टिक का यहाँ पर आना। प्लास्टिक की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पर सनलाइट ही उनको नहीं मिल पाती है, सूर्य के प्रकाश को बाधित नहीं करते, बल्कि उनके पाचन तंत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं, वो खा लेते हैं चीज, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर मछली पकड़ना, ज्यादा अमाउंट में मछली पकड़ना, या फिर उनका पूरा जो है वो एक फूड साइकिल जो होती है वो खराब हो जाती है। ट्रेड और ज्वेलरी के लिए हम लोग यूज करते हैं कोरल्स को, वो यहाँ पर यूज होना। वहां पर अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन ज्यादा बढ़ जाना, समुद्र के तापमान में वृद्धि होना, इन सब कारकों की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे कोरल रीफ्स हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। तो देखिए, कोरल रीफ्स का पूरा जो टॉपिक है मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो जो आपको एक ऑफिसर की पोस्ट दिलवा रहा है, तो उसके लिए अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये दोनों रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिस्पेक्ट में, दोनों में सवाल आते हैं इससे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल कोरल रीफ्स के ऊपर। भारत में भी कोरल रीफ्स मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? अगर मैं भारत का मैप बनाऊं साउथ इंडिया का, तो साउथ में मिलती हैं, क्योंकि पानी यहीं पर ही है ना। तो आपको मिलेगी इधर, इस रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ, कुछ रीजन कच्छ का मिलेगा। एक जगह आपको रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिलेगी, आपको गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगी, आपको लक्षद्वीप में पूरा मिलेगा, आपको अंडमान और निकोबार में पूरा मिलेगा। इन रीजन में आपको कोरल रीफ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी भारत में। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलती है, वो है आपका वही वाला रीजन, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। थिएटराइजेशन का क्या मतलब है? थिएटराइजेशन का मतलब होता है कि आप जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को क्या करो, एक ही जगह पर उनका क्या बनो, कुछ कुछ जवानों, कुछ कर्मियों को जो है आप एक ही विशिष्ट संख्या में एक जगह पर तैनात करो, जो कि कौन लेके आए थे, कारगिल की रिव्यू कमेटी और बीटी शेखतार कमेटी इस चीज को लेकर के आए थे, जिसे हम कहते हैं थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप एक जगह पर तीनों को यहाँ पर तैयार करो, क्योंकि देखो, एक यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको इस चीज की बहुत ज्यादा जानकारी है, एक आर्मी की जानकारी है, एक को सबसे ज्यादा नेवी की जानकारी है, और तीसरे को एयरफोर्स की जानकारी है। तो क्या करो, यहाँ पर सबको इकट्ठा करो, एक जगह पे ऐसी जगह बनाओ, कुछ कुछ जगह जहाँ पे आप एक जगह पर सबको इकट्ठा कर सको, ठीक है ना। एक ऐसी कमांड का तैयार करो, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसा एक जगह पे है भी भारत में, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक कॉमन कमांड भी बनाई जा चुकी है, जिसे हम ट्राई फोर्स सर्विस कमांड भी कहते हैं, जहाँ पे तीनों हमारी फोर्सेस की सेवाएं एक साथ, ठीक है, इसे कहते हैं थिएटराइजेशन। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं ये नहीं कहूंगी मैं साइंस का क्वेश्चन ले आई, पर ये एग्जाम में आता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एक कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई गंध नहीं आती, इसमें से कोई स्मेल नहीं आती आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए घातक है।
ठीक है, ये सिरप के फॉर्म में आता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और साथ ही कहाँ यूज किया जाता है, पॉलिएस्टर फाइबर्स को बनाने में और ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज को बनाने में। और कभी कभी इसका जो यूज है वो इलीगल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो है वो ड्रग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम यहाँ पर जो भी लागत को कम करने के लिए। तो सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी आंसर होगा। सारी की सारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। क्लियर हुआ सबको ये आर्टिकल सारे के सारे? तो ये था आज का हमारा पूरा एक पूरी इंफॉर्मेशन। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज समझाई है, और मैंने ये चाहा है कि हर एक स्टूडेंट को जो भी मेरा लेक्चर यहाँ पे सुन रहा है वो जरूर समझे। लाइक जरूर करिएगा पूरे के पूरे लेक्चर को। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। और सभी को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलती रहूंगी रोज। रोज हम इस तरीके से इन चीजों को कवर अप करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।